हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो है फॉर क्लास 9th एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक्स जो है एटॉमिसिटी, आयन के बारे में, आयन्स क्या होते हैं, उसके बाद एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस, मोल कॉन्सेप्ट, उनसे जुड़े न्यूमेरिकल्स एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ जो है एटॉमिसिटी। ना एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी से हमें ये पता लगता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं। जैसे कि आर्गन की एटॉमिसिटी होती है, हम कहेंगे इसकी एटॉमिसिटी है मोनो एटॉमिक। आर्गन के अंदर सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है तो इसे कहा जाएगा मोनो एटॉमिक। यानी जो उसकी एटॉमिसिटी है उसे आप किस तरह लिखोगे? वो है मोनो एटॉमिक। जिसमें भी एक एटम प्रेजेंट होगा उसे आप मोनो एटॉमिक कहोगे। उसके बाद हीलियम भी मोनो एटॉमिक होता है क्योंकि उसके अंदर भी सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है। हीलियम नेचर में भी सिर्फ He इसी फॉर्म में मिलता है, यानी वो सिंगल एटम में पाया जाता है। इसलिए उसकी एटॉमिसिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि वो है मोनो एटॉमिक, क्योंकि उसमें सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन गैस जो होती है वो O2, उसका फॉर्मूला O2 होता है। तो कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, तो इसे कहा जाएगा डाई एटॉमिक क्योंकि इसमें 2 एटम प्रेजेंट हैं। आर्गन में एक था, हीलियम में एक था, ऑक्सीजन में कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, तो इसके एटॉमिसिटी आप कैसे लिखोगे? डाई एटॉमिक। क्लोरीन गैस Cl2 फॉर्मूला होता है, 2 यानी इसके एटम्स हुए 2, तो इसे भी कहेंगे डाई एटॉमिक। उसके बाद O3 का फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला होता है ओजोन का, और यहाँ पर 3 एटम्स हैं तो इसे कहेंगे ट्राई एटॉमिक क्योंकि इसमें 3 एटम प्रेजेंट हैं। फिर आता है फॉस्फोरस P4 फॉर्मूला है, इसमें 4 एटम है तो इसे कहा जाएगा टेट्रा एटॉमिक। ये सारे मैं आपको उसकी एटॉमिसिटी बता रही हूँ। अगर 4 से ज़्यादा है तो आप सिंपल लिख दीजिए पोलो एटॉमिक। जैसे सल्फर S6, इसमें ये पाया जाता है तो एटम्स तो बहुत सारे हैं, 4 से ज़्यादा है तो इसे लिखा जाएगा, इसकी एटॉमिसिटी लिखी जाएगी पॉली एटॉमिक। तो अगर एक एटम है मोनो एटॉमिक, 2 है डाई, 3 है ट्राई, 4 है टेट्रा और 4 से ज़्यादा हो जाए तो आप लिखोगे पॉली एटॉमिक। नेक्स्ट टॉपिक है आयन्स उन्हें कहा जाता है जो चार्ज्ड स्पीशीज होती हैं, यानी उनके ऊपर प्लस या माइनस का कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट होगा। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें एनायन बोलते हैं, और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें केटायन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे Na के ऊपर प्लस साइन है तो ये हो गया केटायन, Cl पे माइनस चार्ज है तो ये हो गया एनायन। नेक्स्ट है पॉली एटॉमिक आयन। एक ग्रुप ऑफ एटम, एक एटम का ग्रुप जिसके अंदर चार्ज होता है उसे कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन। जैसे कि NH4+। देखो, एक एटम हाइड्रोजन का, 4 एटम एक एटम नाइट्रोजन का, 4 एटम हाइड्रोजन के, यानी एटम्स तो बहुत सारे हैं और इनके ऊपर चार्ज भी प्रेजेंट है तो इसे कहा जाएगा पॉली एटॉमिक आयन। और एग्जाम्पल देखते हैं, OH नेगेटिव आयन, CO3 2 नेगेटिव आयन, ये एग्जाम्पल हैं पॉली एटॉमिक आयन के। अब जो मैंने लिखे हैं इनका नाम देखते हैं। NH4+ का नाम होता है अमोनियम आयन, OH नेगेटिव का हाइड्रोक्साइड एंड CO3 2 नेगेटिव का होता है कार्बोनेट आयन। तो ये कुछ है नाम पॉली एटॉमिक आयन के। इसके बाद हम करेंगे एटॉमिक मासेस। यहाँ मैंने कुछ एटॉमिक मासेस लिखे हैं, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास लिखे हैं, कुछ एलिमेंट्स के जो नॉर्मली आपको पता होने चाहिए। एटॉमिक मास की यूनिट होती है यूनिफाइड मास, जिसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं।
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32। इसके बाद क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। अब इन एटॉमिक मासेस की मदद से हम मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे ना। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ये सम होता है जितने मॉलिक्यूल्स में एटम है उन एटम के एटॉमिक मासेस को ऐड कर दीजिए, आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। अब मैं इस चीज़ को एग्जाम्पल से क्लियर करूँगी कि किस तरह से मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है। इसकी भी यूनिट आप यूनिफाइड मास होती है। अब देखो, यहाँ वाटर है। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के 2 है, मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो नंबर ऑफ एटम को उसके मास के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस दूसरा एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। इसके नीचे कोई नंबर नहीं लिखा, यानी इसके नीचे नंबर होगा 1, मल्टीप्लाई करो। ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो उसको उसके नंबर ऑफ एटम को उसके मास के साथ मल्टीप्लाई कर दो। पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 18। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। नेक्स्ट HNO3। HNO3 का नाम होता है नाइट्रिक एसिड और H2O का नाम होता है वाटर। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं नाइट्रिक एसिड का। हाइड्रोजन के नीचे कोई नंबर नहीं है, यानी नंबर 1 होगा। 1 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का मास होता है 1, प्लस दूसरा एटम है नाइट्रोजन, अगेन एटम है 1 और नाइट्रोजन का वजन होता है, मास होता है, एटॉमिक मास होता है 14। नंबर को उसके एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एक और एटम है प्लस, इसके नंबर ऑफ एटम है 3 और ऑक्सीजन का वजन होता है, एटॉमिक मास होता है 16, तो 3 मल्टीप्लाई 16। पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 63। तो इस तरीके से आपको 2 क्वेश्चन और ट्राई करने हैं। NaCl और मैग्नीशियम MgCl2, इन दोनों के आपने मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं। इन क्वेश्चन को जो मैंने आपको क्वेश्चन 2 ट्राई करने के लिए दिए हैं, इन्हें ट्राई कीजिएगा और इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा। और अगर कोई डाउट हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही मॉलिक्यूलर मास निकाला है। अब मैं आपको एक और मॉलिक्यूलर मास करके निकाल के दिखाऊंगी, विच इज़ H2SO4। इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। सो इसका निकालेंगे हम मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ एटम इज 2 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, प्लस दूसरा एटम कितना है? सल्फर। इसके नीचे कोई नंबर नहीं लिखा, यानी नंबर हुआ 1 और सल्फर का मास होता है 32, प्लस तीसरा एटम कौन सा है? ऑक्सीजन और इसके नीचे कितना लिखा है? 4 एटम्स और ऑक्सीजन का कितना मास होता है? एटॉमिक मास 16। अब हम करेंगे इसे पूरा सॉल्व। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आया है? 98 और यूनिट क्या लगाएंगे? यूनिफाइड मास। तो इस तरीके से हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला यूनिट मास। जिस तरह से हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला है उसी तरीके से हम फॉर्मूला यूनिट मास भी निकालते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास होता क्या है ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया था। है क्या? ये भी जितने एटम्स हैं उन सब के एटॉमिक मासेस को ऐड कर दीजिए, आपको फॉर्मूला यूनिट मास मिल जाएगा। ऐसे ही तो हम मॉलिक्यूलर मास में निकालते हैं कि सबके जितने भी एटम्स हैं उनके मासेस को ऐड कर दीजिए, आपको आपका मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि फॉर्मूला यूनिट मास में जो पार्टिकल इन्वॉल्व होते हैं वो आयंस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं दिखाती हूँ आपको, NaCl। इसमें Na पे चार्ज होता है प्लस का और Cl पे चार्ज होता है नेगेटिव का।
तो ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, इसमें जो एटम्स हैं सोडियम और क्लोरीन, इन दोनों के ऊपर चार्जेस प्रेजेंट है, इसलिए जो इसका मास होगा उसका नाम होगा फॉर्मूला यूनिट मास। कैसे निकालते हैं? अगेन जिस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वैसे ही इसे निकालेंगे। सोडियम का एटम्स हैं 1 और सोडियम का वजन हो एटॉमिक मास होता है 23। क्लोरीन का अगेन एटम 1 एंड एटॉमिक मास इज 35.5। दोनों को ऐड कर देंगे, सो आंसर आया 58.5। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम मोल कॉन्सेप्ट। अब 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज, यानी 1 मोल चाहे वो एटम का हो, मॉलिक्यूल का हो, आयंस का हो, पार्टिकल का हो, किसी भी चीज़ का जो 1 मोल होता है वो जो होता है ये वो क्वांटिटी होती है इन नंबर जिसका मास इक्वल टू होता है उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के बराबर। मैं चीज़ को और क्लियर करती हूँ। उससे पहले आपने ये देखना है कि 1 मोल के अंदर 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ये जो नंबर आपको दिखा है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, इसे एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट, ये कितना होता है? 6.022 10 की पावर 23। तो ये एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट इसके बराबर होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना क्योंकि ये नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। हाँ, कभी कभार 6.022 की जगह 6.023 भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो 1 मोल इसके बराबर होता है। नाउ अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली मोल है क्या। कार्बन है। कार्बन देखो एक एटम दिख रहा है तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। और इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे 1 मोल में? 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स। अगर मैं कहती 2C तो 2 लग गया ना, तो इसमें मोल्स पे कितने हो गए? 2 मोल ऑफ कार्बन एटम। अगर मैं कहती 3C तो इसमें कितने मोल्स होते? 3 मोल ऑफ कार्बन एटम। अब जैसे जैसे हम मोल्स को बढ़ाएंगे तो 1 मोल में तो 6.022 10 की पावर 23 प्रेजेंट होता है। अगर मैं 2 मोल्स कह दूँ तो 2 मोल्स में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे? अब देखो 1 मोल के अंदर तो इतने प्रेजेंट है, तो 2 मोल्स में कितने एटम प्रेजेंट होंगे? अब 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में इतने एटम्स प्रेजेंट है। 2 मोल्स में क्या करोगी? मल्टीप्लाई बाय 2। अब भाई 2 मोल्स है तो इसके आगे क्या करोगे? 2 लिख दोगे और नंबर लिख दो। तो 2 मोल्स में इतने एटम्स प्रेजेंट है। अगर मैं कहूँ 4 मोल्स तो क्या करोगे? इस नंबर को लिखोगे और जितने मोल्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपको एटम्स के नंबर। अगर मैं कहूँ 4 मोल्स ऑफ कार्बन एटम में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? 4 मोल्स में कितने एटम प्रेजेंट होंगे? तो आप लिखोगे ये वाला चीज़। इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर होगा वो होगा आपका नंबर ऑफ एटम्स। देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आता है। ये लो, ये आ गया एटम्स के नंबर। तो मोल्स, अगर आपको एक एटम दिख रहा है तो 1 मोल ऑफ दैट एटम। अगर आपको मान लीजिए मैं कह रही हूँ वाटर, तो वाटर यहाँ कितने हैं? 1 मॉलिक्यूल है, तो 1 मॉलिक्यूल यानी हमारे पास 1 मोल प्रेजेंट है। और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? देखो ये मॉलिक्यूल है तो एक मोल में हम मॉलिक्यूल्स को ही काउंट करेंगे। कितने होंगे? इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मैं इसे 5 मोल्स कर दूं तो इसमें कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे? 5 को सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्म है मोलर मास। नाउ मोलर मास
जो एटॉमिक मास होता है या मॉलिक्यूलर मास होता है उनकी यूनिट तो होती है यूनिफाइड मास। बट जब आप मोलर मास कहते हो ना, तो एटम का एटॉमिक मास जो होता है वही मोलर मास होता है, और जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो भी मोलर मास होता है। डिफरेंस इतना सा है जो मैं बताती हूँ। अगर मैं कहूँ हीलियम का एटॉमिक मास, क्योंकि एक एटम है तो इसका मास होगा एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास कितना लिखोगे 4u, यूनिट यूनिफाइड मास लिख रहे हो। बट अगर मैं कहूँ कि मोलर मास, तो मोलर मास जितना एटॉमिक मास होता है उतना ही मोलर मास होता है, यानी ये भी हो जाएगा 4। बस इसके आगे जो यूनिट है वो हो जाएगी ग्राम, ग्राम पर मोल। तो मोलर मास एटॉमिक के मास के बराबर ही होता है, पर उसकी यूनिट हो जाती है ग्राम पर मोल। उस तरह O2 का जो मोलर मास होता है वो होता है 32U, ठीक है, यानी यूनिफाइड मास। बट मैं कहूँगी मोलर मास बताओ O2 का, तो आप क्या लिखोगे, जो ये नंबर है नंबर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम पर मोल। तो सिर्फ यूनिट बदलेगी, उसके अलावा जो भी मॉलिक्यूल का मोलर मास होगा वही मोलर मास होगा, सिर्फ यूनिट में चेंज आ जाएगा। एटम का भी एटॉमिक मास जो भी होगा वही होगा मोलर मास, बस यूनिट में चेंज आ जाएगा। मोल का जो वर्ड था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, विलियम ऑसवर्ल्ड ने अराउंड 1896 के अंदर। इन्होंने डिराइव किया था ये टर्म मोल एक लैटिन वर्ड से जो था मोल्स, और इस मोल का मतलब था हीप या पाइल। हीप यानी एक ढेर सा इकट्ठा हो जाना, वो होता है हीप। अब हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल, जो मोल्स के ऊपर बेस्ड होंगे। नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूला हैं जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। पहला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, और दूसरा है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। नाउ पहले इस फॉर्मूला के साथ हम न्यूमेरिकल करेंगे, फिर दूसरे फॉर्मूला के साथ, फिर एक तीसरा फॉर्मूला है उसके साथ भी हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। सबसे पहले क्वेश्चन में जो मास दिया हुआ है वो है आपका गिवन मास। ध्यान रखना, मास है, गिवन मास है, तो उसकी यूनिट सिर्फ ग्राम में रहेगी। नाउ ये तो होगा गिवन मास, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ये कैलकुलेट कहा है यानी हमें उससे निकालना है। नाउ हीलियम, हीलियम का हमें मोलर मास चाहिए होगा, और हीलियम का मोलर मास होता है 4 ग्राम पर मोल, ठीक है। नाउ अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये हमें निकालना है, और गिवन मास कितना है 52 ग्राम, मोलर मास कितना है 4 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाता है और मोल ऊपर आ जाता है, तो ये आ गया मोल यूनिट। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 13। तो नंबर ऑफ मोल्स इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, यानी हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। इन 12.044 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 नंबर, यानी ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। जो क्वेश्चन में नंबर गिवन है वो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आ गए। नेक्स्ट एवोगैड्रो नंबर, हमें पता है एवोगैड्रो नंबर को आप इस सिंबल से शो कर सकते हो। इसे ऐसे भी शो किया जाता है और ऐसे भी शो किया जाता है,
और इसकी वैल्यू फिक्स है जो है इतनी 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो अब हम लगाएंगे ये फॉर्मूला और करेंगे अपना न्यूमेरिकल सॉल्व। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला हमेशा लिखने के बाद फिर सॉल्व करना चाहिए एंड डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ। हमारे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं? इतने, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और एवोगैड्रो नंबर हमारे पास फिक्स है। कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल आप करोगे। कई बार होता है कि आप 6 से 12 को कर देते हो, 2 को 4 से कर देते हो, 2 को 4 से डिवाइड कर देते हो। ऐसा नहीं करना, आपने पूरा का पूरा नंबर कैंसिल करना है और ये आ जाएगा आंसर 2। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास 2। अब थर्ड फॉर्मूला है, अगर हमें नंबर ऑफ एटम निकालने हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो, नंबर ऑफ आयन्स निकालने हो, तो एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन्स, इन तीनों को निकालने के लिए, इन तीनों का नंबर निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 46 ग्राम ऑफ एनी एटम। देखो पार्टिकल यहाँ पर कौन से हुए? अब पार्टिकल्स जो होते हैं वो हो सकते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर एटम लिखा है तो हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम का, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल हमें निकालने हैं, यानी नंबर ऑफ एटम हमें निकालने पड़ेंगे। 46 ग्राम। अब ये जो मास है वो क्या होगा? गिवन मास, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब सोडियम का हम निकालेंगे मोलर मास, 23 ग्राम पर मोल। एवोगैड्रो नंबर हमें पता है, तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए गिवन मास कितना है हमारे पास? 46, 23 मोलर मास और एवोगैड्रो नंबर भी हमारे पास प्रेजेंट है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। नाउ लास्ट आता है टॉपिक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसे हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दोनों एक ही हैं। ये लॉ स्टेट किया गया था बाय प्रोस्ट, उन्होंने दिया था। अब स्टेटमेंट क्या है इस लॉ का? इन अ केमिकल सब्सटेंस जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं बाय मास, यानी जो भी पार्ट एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल के अंदर या केमिकल सब्सटेंस के अंदर, उनका एक प्रोपोर्शन फिक्स होता है और वो प्रोपोर्शन उनके मास से फिक्स होता है। ये चीज़ मैं आपको एग्जांपल से और क्लियर करती हूँ। एग्जांपल ले रही हूँ मैं वाटर का। अब वाटर कहीं से भी लिया जाए, चाहे रिवर से लिया जाए, रिवर से लिया जाए, लेक से लिया जाए, यानी पानी का सोर्स कोई भी हो, पानी के अंदर जो एलिमेंट्स का रेशियो है वो फिक्स रहता है और वो रेशियो फिक्स होता है बाय मास। अब पानी बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए और कितना ऑक्सीजन चाहिए उसका रेशियो हम निकालेंगे और ये रेशियो उनके एटॉमिक मासेस को देखकर निकाला जाता है। हाइड्रोजन का मास है 1 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। ये है एटॉमिक मासेस। अब देखो वाटर में यहाँ पर हाइड्रोजन 2 एटम्स हैं।
अब एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 2। ऑक्सीजन तो एक ही है और एक ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। तो यानी जब हम 2 ग्राम लेंगे हाइड्रोजन और 16 ग्राम लेंगे ऑक्सीजन तो बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। 2/16 को दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 2, 2/16। तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी हाइड्रोजन का जब हम 1 ग्राम लेंगे और ऑक्सीजन का जब 8 ग्राम लेंगे तो बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। यानी हर एक केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट का रेशियो फिक्स होता है कि इतना ही हाइड्रोजन होगा और इतना ही ऑक्सीजन होगा। और ये रेशियो हम कैसे निकालते हैं? उनके एटॉमिक मास को देख के निकालते हैं। एक और एग्जाम्पल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। निकालते हैं दोनों एलिमेंट्स का रेशियो। कार्बन 1 है और एक एटम का वजन होता है 12 और ऑक्सीजन का 16। अब देखो कार्बन यहाँ एक ही है और एक एटम का वजन कितना है? 12। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो अगर एक ऑक्सीजन का 16 वजन है तो 2 ऑक्सीजन का वजन कितना हो जाएगा? डबल, विच इज 32। कैंसिल हो सकते हैं, इसे हम कैंसिल कर देते हैं। ध्यान रखें एक टेबल से कैंसिल करना है। सो इस तरह से ये हो गई कैंसिल। कैंसिल होने के बाद देखिए कितना रेशियो बचा, यानी कार्बन जब 3 ग्राम लिया जाएगा और ऑक्सीजन 8 ग्राम लिया जाएगा तब कंपाउंड बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से एलिमेंट्स का रेशियो फिक्स होता है हर एक केमिकल सब्सटेंस में, और जो उनका रेशियो है वो कैसे निकाला जाता है? वो उनके एटॉमिक मासेस को देख के निकाला जाता है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।